बांझपन एक तो बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में ये क्यों फैल रहा है? हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि बांझपन है क्या, किसे हम कहेंगे ये कि ये बांझ है? जी, बांझपन जो है ना, इसके बारे में लोगों को ये पता ही नहीं है कि बांझपन कब आपको लेबल करना चाहिए, किसी भी कपल को बांझ कहना। तो अगर कोई शादीशुदा कपल है और उसको 1 साल गुजर गया है रेगुलर इंटरकोर्स करते हुए और फिर भी उनके यहाँ औलाद नहीं है, तो इसको बांझपन लेबल किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में, क्योंकि आपकी फैमिली प्रेशर और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं वो शादी के 2-3 महीने बाद ही आ जाते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पैदा हो रहा। हालांकि आपको 1 साल वेट करना चाहिए ताकि हमें पूरी तरह से पता लग सके कि वाकई ये कपल बांझ है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो मर्दाना बांझपन है, इसमें कौन कौन सी जो है वो अलामात हैं, या कब पेशेंट को अपना जो है वो टेस्ट की तरफ जाना चाहिए? अगर एक कपल को 1 साल गुजर गया है और उनके घर औलाद नहीं हुई, तो इसमें सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि कपल 2 लोग हैं, एक मियाँ और एक बीवी है, तो बीवी बेगम के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसलिए हमेशा एक बांझ कपल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना मेल पार्टनर अपना एक सिंपल सा टेस्ट पहले करवाए, जिसको सीमन एनालिसिस कहते हैं, और उसमें हमें पता लग जाता है कि ये मेल का प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर मेल का प्रॉब्लम नहीं है तो आप फीमेल पार्टनर को ऑब्वियसली उसका चेक करवाएं और फिर फर्दर टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर मेल का इशू है तो पहले उसको डायग्नोज और ट्रीट करना चाहिए और बाद में फ़ीमेल को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, टाइप्स कौन कौन सी टाइप होती है, कौन कौन सी जो है वो बांझपन की जो है वो किस्में हैं? अच्छा, बांझपन जो है ना, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। जब हम इसमें सीमन एनालिसिस करवाते हैं, सबसे पहला टेस्ट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 ओकेजन्स पे कराना चाहिए। एक दफ़ा पहली दफ़ा करवाएं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी के ऊपर ट्रीटमेंट ना शुरू कर दें, बल्कि 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट कराएं। और अगर 2 टेस्टों पे हमें कंफर्म हो गया है कि आपका ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना पड़ता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो सीमन एनालिसिस पे हम देखते हैं, जिनमें से आपके जरासीम की शक्ल सूरत, जरासीम की आगे जाने की कैपेसिटी, कुछ जरासीम तेज़ चलते हैं, कुछ जरासीम स्लो चलते हैं, जरासीम की टोटल तादाद कितनी है। अब टोटल तादाद के लिहाज से इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर 15 मिलियन से आपके कम जरासीम है तो इसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और अगर बिल्कुल जरासीम नहीं है आपके सीमन एनालिसिस में, उसे एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये इसकी मोटी मोटी जो तशरीह है वही है। डॉक्टर साहब, एक हैं कि जरासीम है लेकिन वो तादाद में कम है। हाँ जी। एक है कि वो आपका जरासीम है ही नहीं, अब उसको एजोस्पर्मिया आप कहेंगे। इन दोनों की वजूहात क्या क्या हैं? चाहिए, इनकी ओलिगोस्पर्मिया की जो वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें ओबेसिटी से लेके डाइट और एक्सरसाइज ना होना और आपकी लाइफस्टाइल और आपके मुख्तलिफ बीमारियां जैसे शुगर है किसी मरीज़ को। लेकिन जो इसमें सबसे अहम वजह जो कि बड़ी कॉमन है ओलिगोस्पर्मिया में, वो वेरिकोसील है। और वेरिकोसील एक ये बीमारी है जिसमें आपके जो खसियाँ हैं उनके ऊपर खून की नालियों के गुच्छे बन जाते हैं, और खून की नालियों के गुच्छे जब खसियों के ऊपर बन जाते हैं तो अल्लाह ताला ने आपके खसिए ऑटोमेटिकली बॉडी से नीचे रखे हुए हैं, उनका टेम्परेचर लो होना चाहिए। जब उनके अंदर खून ज़्यादा जाता है इन नाड़ों की वजह से तो उनका टेम्परेचर ख़राब होता है और उनकी वजह से स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाती है और उनकी शक्ल सूरत और साख्त ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है वेरिकोसील, यानी कि खून की नालियों के गुच्छे एक्स्ट्रा बन जाते हैं आपके खसियों के ऊपर। और दूसरा जो है डॉक्टर साहब, एजोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म आ ही नहीं रहे, इसकी क्या वजूहात है? तो एजोस्पर्मिया को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, यानी कि कोई ना कोई ब्लॉकेज है आपके रास्ते में, आपके स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन वो आगे जा नहीं पा रहे। और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, उसमें यह है कि आपके स्पर्म बन ही नहीं पा रहे, और इसमें यूजुअली लोगों के खसिए ख़राब होते हैं या उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये इनफर्टिलिटी एक बड़ा वाइड टॉपिक है, हर स्टेप का ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपको एजोस्पर्मिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, ओलिगोस्पर्मिया है, फिर ओलिगोस्पर्मिया किस वजह से है उस वजह को ट्रीट करें, तो ये सारे मतलब मुख्तलिफ टेस्ट करवा के हमें आइडिया होता है कि इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। यानी कि ट्रीटमेंट भी इन सब के डिफरेंट है। ठीक।